नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज से मैं आप सभी के लिए इस चैनल पर ज्योतिष विज्ञान का कोर्स प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आपको पहले पाराशर पद्धति से, फिर उसके बाद कृष्णमूर्ति पद्धति से ज्योतिष विज्ञान सिखाया जाएगा। पाराशर पद्धति और कृष्णमूर्ति पद्धति के संयोग से आप किसी भी घटना के घटित होने का सही समय का निर्धारण व आकलन कर पाएंगे। आज यह पहला वीडियो है। जल्द ही इसके आगे के भाग में आपके सामने लेकर आऊँगा। आप धैर्यपूर्वक मेरे इन वीडियोस को देखें और ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन कर अपनी ज्योतिष विज्ञान पर पकड़ मजबूत करें, जिससे आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान स्वयं ही निकाल सकें। माँ सरस्वती आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान नारायण के आशीर्वाद से आप सभी को ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हो। धन्यवाद। आज से हम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये हमारा पहला दिन है और आज ये हमारी पहली क्लास है। यहाँ से आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में और डीप में जानते जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो बेसिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं राशियां। राशियां 12 होती है। पहली राशि होगी मेष, दूसरी होगी वृष, तीसरी होगी मिथुन, चौथी होगी कर्क, पांचवी होगी सिंह, छठी होगी कन्या, सातवीं होगी तुला, आठवीं होगी वृश्चिक, नौवीं होगी धनु, 10वीं होगी मकर, 11वीं होगी कुंभ, 12वीं होगी मीन। इन राशियों के स्वामी जो होंगे, मेष राशि के स्वामी होंगे मंगलदेव, वृष राशि के स्वामी होंगे शुक्रदेव, मिथुन राशि के स्वामी होंगे बुधदेव, कर्क राशि के स्वामी होंगे चंद्रदेव, सिंह राशि के स्वामी होंगे सूर्यदेव, कन्या राशि के स्वामी फिर से बुधदेव, तुला राशि के स्वामी फिर दोबारा शुक्रदेव, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगलदेव, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मकर राशि के स्वामी होंगे शनिदेव, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव और मीन राशि के स्वामी फिर से बनेंगे देवगुरु बृहस्पति देव। इस तरह से ये 12 राशियां हैं। ग्रह जो होते हैं वो 7 ग्रह होते हैं, जिन्हें राशि का स्वामित्व दिया गया है। राहु और केतु, इन्हें राशियों का कोई स्वामित्व नहीं दिया गया है। ग्रह जो हैं, ग्रह हैं सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव और शनिदेव। ये 7 ग्रह हैं। इन 7 ग्रहों को राशियों का स्वामित्व दिया गया है। इनमें सूर्यदेव और चंद्रदेव को एक एक राशि दी गई है
और बाकी के मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि देव, इन्हें दो दो राशियां दी हुई है। राहु देव और केतु देव, इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। अब इस तरह से जैसे हमने लिखा है 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक, मेष से लेकर मीन राशि तक, और इन्हें इनके स्वामित्व के बारे में बताया है। लेकिन आप लोग इसे याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। वो कहानी ज्योतिष विज्ञान की पुस्तकों में आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक याद करने के लिए बनाई हुई कहानी है, एक तरह से मन से बनाई हुई कहानी है, लेकिन वो इतनी सटीक बैठी है, अगर आप उस कहानी को सुन के याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। सूर्यदेव, ये है राजा, इन्हें राजा कहा गया है। चंद्रदेव, इन्हें रानी कहा गया है। मंगल देव, इन्हें सेनापति कहा गया है। बुध देव, इन्हें राजकुमार कहा गया है। बृहस्पति देव, ये गुरु हैं, ये देव गुरु हैं। शुक्रदेव, गुरु ये भी है, लेकिन ये दानव गुरु हैं, और शुक्रदेव को वैभव और ऐश्वर्य का स्वामी कहा गया है। और शनिदेव, ये दास, शनिदेव दास है। आप पहले तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। सूर्यदेव राजा, चंद्रदेव रानी, मंगलदेव सेनापति, बुध राजकुमार, बृहस्पति गुरु, शुक्र वैभव और ऐश्वर्य, शनि दास। अब मैं आपको कहानी के क्रम में याद कराता हूं, आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको राशियों का स्वामित्व याद करने में बड़ी परेशानी आएगी, और कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। 2-3 दिन में जाके आपको राशियों का स्वामित्व याद होगा। मैं आपको यहाँ पे कहानी के माध्यम से बता रहा हूं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक राजा थे और एक रानी थी। राजा और रानी का काफी बड़ा साम्राज्य था। इन राजा रानी के साम्राज्य में 12 रियासतें थी। अब राजा कौन हुए? राजा हुए सूर्य। रानी कौन हुई? रानी हुई चंद्रमा। तो जब राजा और रानी बूढ़े हुए तो इन्होंने सोचा कि अब हम बूढ़े हो गए, अब ऐसा करते हैं हम अपनी रियासत का बंटवारा कर देते हैं। चूंकि इनके पास 12 रियासतें थी। 12 रियासतें कौन सी हुई? ये 12 राशियां। राजा ने एक ट्रिक निकाली और अपनी रानी को बुलाया और रानी को बोला, एक काम करते हैं, एक कदम मैं आगे की ओर चलूंगा और एक कदम आप पीछे की ओर चलना, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जिस ग्रह को मैं स्वामित्व दूंगा आपको भी उसी ग्रह को स्वामित्व देना होगा। रानी एग्री हो गई। राजा ने एक राशि अपने पास रखी और एक राशि रानी को दी। तो राजा जो सूर्य थे उन्होंने सिंह राशि अपने पास रखी, चंद्र को कर्क राशि दी। यानी कि राजा के पास जो स्वामित्व आया वो सिंह राशि का आया और रानी के पास जो स्वामित्व आया वो कर्क राशि का आया। तो अब राजा और रानी दोनों ने अपनी अपनी राशियां ले ली। तो अब इसके बाद अगली वो राशि किसे देंगे? अपनी रियासत का बंटवारा किसे करेंगे? सीधी सी बात है, राजकुमार को देंगे। राजा एक कदम आगे चले। अब 5 से आगे कौन आया? 5 से आगे कन्या राशि। तो राजा ने क्या किया? कन्या राशि का स्वामित्व बुध को दिया और उन्होंने अपनी रियासत अपने राजकुमार को दी। बुध को कन्या राशि दी। अब शर्त के मुताबिक रानी एक कदम पीछे चली। उन्होंने अपनी रियासत में से एक राशि अपने राजकुमार बुध को दी। तो बुध देव के पास 2 राशियां आई, कन्या राशि और मिथुन राशि। अब इसके बाद इन्होंने और राशियों का बंटवारा करना था। तो अब कैसे करते हैं? अब राजा के पास अपनी राशि आ गई, रानी के पास अपनी राशि आ गई, राजकुमार को 2 राशियां मिल गई, जैसा कि उन्होंने तय किया था।
अब राजा रानी राजकुमार हो गए, अब किसकी जरूरत है? अब भोग और ऐश्वर्य की जरूरत है। तो राजा ने एक कदम आगे और चल के शुक्र देव को तुला राशि दे दी। रानी एक कदम पीछे चली, जैसा कि तय हुआ था। उन्होंने एक राशि शुक्रदेव को दी, जो कि वृष राशि थी। राजा ने जो राशि दी वो तुला राशि शुक्रदेव को दी। रानी ने एक राशि वृष राशि शुक्रदेव को दी। शर्त के हिसाब से ठीक चल रहा था। अब जब आपके पास राजा है, रानी है, बेटा आपके पास हो गया, वैभव ऐश्वर्य आ गया, अब किसकी जरूरत है? अब आपको जरूरत है ऐसे सेनापति की जो आपकी हिफाजत कर सके, वैभव ऐश्वर्य को संभाल के रख सके। तो राजा ने अगली राशि मंगल देव को दी, जो कि वृश्चिक राशि थी, मंगल सेनापति। इधर रानी ने भी शर्त के मुताबिक एक राशि अपनी पीछे चल के सेनापति को दी, मेष राशि मंगल देव को दी। अब आपके पास राजा आ गए, रानी आ गई, पुत्र राजकुमार आ गए, वैभव ऐश्वर्य शुक्र आ गए और सेनापति मंगल आ गए। अब इसके बाद आपको जरूरत किसकी है? जरूरत है ऐसे गुरु की जो समय समय पर हमें सही ज्ञान दे सके। तो राजा ने क्या किया? अगली धनु राशि देवगुरु बृहस्पति को दी। रानी एक कदम पीछे चली। मेष के बाद कौन सी राशि आई? एक के बाद 12, मीन राशि। तो रानी ने शर्त के मुताबिक देवगुरु बृहस्पति को मीन राशि दे दी। अब राजा रानी के पास पुत्र हो गया, वैभव ऐश्वर्य हो गया, सेनापति हो गया, गुरु हो गए। अब किसकी जरूरत है? अब दास की जरूरत है। तो राजा एक कदम आगे और चले, यही मकर राशि। रानी एक कदम पीछे चली, 12 के बाद क्या आएगा? 11। तो कुंभ राशि रानी ने और मकर राशि राजा ने शनिदेव को दे दी। इस तरह से राशियों का हुआ बंटवारा। ये 12 राशियां इन 7 ग्रहों में बांट दी गई। हालांकि जो कहानी मैंने आपको बताई है, इसका ज्योतिष की पुस्तकों में कहीं कोई वर्णन नहीं है। ये बस याद करने के लिए बनाई हुई कहानी है। मैं उम्मीद करता हूं इस तरह से आपको ये राशियों का बंटवारा याद आ गया होगा। आगे मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ग्रहों की डिग्री के बारे में बता देता हूं। आप जब जन्म कुंडली बनाएंगे, किसी सॉफ्टवेयर पर बनाएंगे या हाथ से बनी हुई आप जन्म कुंडली देखेंगे, तो उसमें आपको ग्रहों की डिग्री दिखाई देगी। जो हाथ से बनी हुई होती है उसमें आपको अलग जगह दिखाई देगी। अब जैसे आप सॉफ्टवेयर पर कोई कुंडली बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर पर आपको लग्न कुंडली के नीचे ही आपको डिग्री बनी हुई दिख जाएगी। जैसे आप एस्ट्रोसेज का ऐप यूज करते हैं, उसमें आपकी लग्न कुंडली बनकर आएगी। उसे आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो नीचे सभी ग्रहों की डिग्री लिखी हुई है। वो डिग्री आपकी 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होगी। अब इसका मतलब क्या है 0 डिग्री से 30 डिग्री तक? देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 0 डिग्री पर सबसे कम और 30 डिग्री पर सबसे ज्यादा, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रह जो होंगे वो 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक आपके बाल अवस्था में होंगे, जो कि आपको रिजल्ट देंगे 25%। अगले 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक ये आपके युवावस्था में होंगे, जो आपको रिजल्ट देंगे 50%। ठीक है। अगले 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक ग्रह होंगे आपके पूर्ण युवा, जो आपको 100% रिजल्ट देंगे। इसके बाद आपके 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक ये आपके ग्रह होंगे प्रौढ़ावस्था में। ये आपको रिजल्ट फिर से 50% ही देंगे। इसके बाद आपके 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ये ग्रह होंगे वृद्धावस्था में। ये आपको फिर से 25% रिजल्ट ही देंगे।
ठीक है, इस तरह से सबसे अच्छा जो रिजल्ट आपको मिलेगा, अगर आपके ग्रह की डिग्री 12 से लेकर 18 डिग्री के बीच में है, तो इसमें आपको सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो कि 100% होंगे। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर ग्रहों की डिग्री 0 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक हो, इधर आपके 28 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक हो, तो ग्रह आपके 0 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक अगर ग्रह होंगे तो ये आपके शैशवावस्था में होंगे। जो पैदा हुए बच्चे होते हैं ना, शिशु, उस अवस्था में, इस अवस्था में भी आपको रिजल्ट जो मिलेंगे वो 0% मिलेंगे। और इधर 28 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जो ग्रह होंगे ये आपके मृत अवस्था में होंगे। यहां भी आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो 0% मिलेंगे। सबसे अच्छे जो रिजल्ट मिलेंगे वो 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक, यहां पर ग्रह जो होंगे वो पूर्ण युवावस्था में होंगे। यहां पर ग्रह सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे। और फिर 18 से 24 डिग्री तक 50% रिजल्ट, इधर 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में भी 50%, और 24 से 30 25% रिजल्ट, और 0 से 6 डिग्री तक 25%। 0 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक 0% रिजल्ट आएंगे, और 28 डिग्री से 30 डिग्री तक भी 0% ही रिजल्ट आएंगे। ये लग्न कुंडली है। ये वाला जो हाउस है ये फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवेंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस, और ये 12th हाउस। ठीक है, अभी आप नंबर्स को मत देखिए, क्यों? क्योंकि आपने इससे पहले भी लग्न कुंडली देखी होंगी, तो हो सकता है आपको यहाँ पर 3 का अंक दिखाई दिया हो। तो जो आपको यहाँ पे अंक दिखाई दिया है ना, वो असल में राशियां हैं। अभी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, इन ब्लॉक्स के बारे में बता रहा हूं। इन ब्लॉक्स का जो नंबर है, इन ब्लॉक्स की जो नंबरिंग है वो इसी तरह से है। ये वाला फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। ये जो लग्न कुंडली में हम काउंटिंग जो करते हैं ना, वो इसी तरह से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन्हें हाउस भी बोलते हैं, इन्हें घर भी बोलते हैं, इन्हें भाव भी बोलते हैं, और आगे के लिए बता दूं, इन्हें कस्प भी बोलते हैं। जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। वहां पर इन्हें कस्प बोला जाता है। ये हाउस भी है, ये घर भी है, ये भाव भी है, और ये कस्प भी है। ठीक है, और इनकी जो काउंटिंग है वो इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताई। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th, और ये 12th। ठीक है, अब कई बार आपने जैसे देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया था, कहीं कहीं इस जगह पर आपको 6 का अंक लिखा हुआ दिखाई दिया होगा। उस स्थिति में ये 6 का जो अंक लिखा दिखाई दिया होगा, यहां पर कन्या राशि होगी, वो कन्या लग्न की कुंडली होगी। ठीक है, यहाँ पे 6 का अंक होगा तो 7 यहां होगा, 8 यहां होगा, 9 यहां होगा, 10 यहां, 11 यहां, 12 यहां, फिर यहां 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर कुंडली होगी तो इस तरह से होगी। अगर मान लो यहां पे आपको 12 का अंक दिखाई दिया हो तो ये मीन लग्न की कुंडली होगी। इस स्थिति में यहां पर 1 का अंक होगा, यानी कि यहां मेष राशि होगी, यहां वृष राशि होगी, यहां मिथुन राशि, यहां कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर
और ये कुंभ, इस तरह से। अब ये भाव कहते क्या क्या है, इन भाव का मतलब क्या क्या है, अब मैं आपको भाव का मतलब समझाता हूं। अभी राशियां में हटा देता हूं, फिर से भाव के नंबर डाल देता हूं, जिससे आपको पता चले मैं किस भाव के बारे में बात कर रहा हूं। ये है आपका पहला भाव, यानी कि पहला घर या पहला हाउस, फर्स्ट हाउस। ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये जो पहला भाव है ये लग्न है। लग्न का मतलब संपूर्ण जातक का चरित्र, व्यक्तित्व, स्वभाव। यदि जातक के बारे में हम बात करें, जातक कैसा होगा, लंबा होगा, मोटा होगा, ठिगना होगा, गोरा होगा, काला होगा, वो सब लग्न से देखा जाता है। ये लग्न जो है ये संपूर्ण शरीर है, ठीक है। जातक के बारे में जो जानकारी हम लेते हैं, जातक के चरित्र, व्यक्तित्व, स्वभाव, रंग, रूप, गुण, धर्म, उन सब की जानकारी हमें लग्न से मिलती है, ये फर्स्ट हाउस से। ये जो दूसरा भाव है ये वाणी का भाव है। इस भाव से हम जातक की वाणी को देखते हैं। परिवार, कुटुंब का भी भाव यही है। परिवार और कुटुंब को भी यही भाव दिखाता है। इसके अलावा हमारी जो सेविंग्स हैं, उन सेविंग्स को यह हाउस दिखाता है। धन संचय, धन संचय हमें यहां से दिखाई देता है। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अभी आप इंट्रोडक्शन लीजिए और इनके बारे में जानिए। आगे इनके बारे में और भी मैं बातें बताऊंगा। ये जो हाउस है ये थर्ड हाउस है। ये पराक्रम का भाव है। पराक्रम हमारे एफर्ट्स का। अगर हमें अपने एफर्ट्स के बारे में बात करनी है, अपने से मतलब जिसकी भी हम लग्न कुंडली देख रहे हैं, जिस भी जातक की हम लग्न कुंडली देख रहे हैं, उसके एफर्ट्स के बारे में अगर हमें बात करनी है तो हम इसे थर्ड हाउस से देखेंगे। ये हाउस छोटे भाई बहनों का भी हाउस है। यहां से जातक के छोटे भाई बहनों का भी विचार किया जाता है। इसके अलावा ये जो हाउस है छोटी यात्राओं के बारे में बताता है। जो छोटी यात्रा होंगी वो इस हाउस से देखी जाएंगी। फिर कमीशनिंग का जो काम है वो इस हाउस से देखा जाएगा। ये जो हाउस है ये सुख भाव है। ये मां का भाव है। इसे माता का स्थान बोलते हैं। मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, प्लॉट, प्रॉपर्टी, जितने भी सुख हैं, जीवन के विशेष सुखों का जो भाव है वो चौथा भाव है। जीवन के विशेष सुखों की जो हम बात करेंगे वो इससे करेंगे। अब अगर ये भाव चौथा भाव माता का है तो पिता का भाव कौन सा होगा? माता के ठीक सामने ये पिता का भाव होगा। कई जगह आपको पिता का भाव यह भी बताया जाएगा, नवा भाव पिता का भाव बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको और आगे बताऊंगा। अभी भी क्लियर कर देता हूं। जो 9th हाउस है वो पिता से सुख का भाव है और 10वां भाव जो है वो पिता के सुख का भाव है। जब हम इसे डीप में जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा इसके बारे में। 9th हाउस जो है, जो जातक को पिता से सुख प्राप्त होने चाहिए उनका भाव है। पिता का सुख जातक को प्राप्त होगा या नहीं होगा वो 10वें भाव से देखा जाएगा। वैसे देखा जाए तो पिता का जो भाव है वो 10वां भाव ही कहा जाएगा। नवा भाव कह देते हैं पिता का भाव है, लेकिन वो पिता से सुख का भाव है। ठीक है, तो चौथा भाव अगर माता का है तो 10वां भाव पिता का है। इस हाउस को हम आगे पढ़ेंगे यहां से जब पूरा हो जाएगा। अभी मैं हटा रहा हूं। ये जो 5वां भाव है ये शिक्षा, ज्ञान, बौद्धिक कौशल का भाव है। जो जातक के हम बुद्धि की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, वो हम यहां से करेंगे। अगर हम केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जातक की शिक्षा का जो प्रमुख भाव है वो चौथा भाव है। लेकिन अभी हम केपी एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे, अभी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पाराशर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो पाराशर सिस्टम में शिक्षा का जो भाव है वो यह बताया गया है, प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पाराशर, ये बताया गया है। और अकॉर्डिंग टू केपी कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार
ये बताया गया है। ठीक है, वो आगे की बात है, आगे हम देखेंगे, पर अभी तो इसे क्लियर करते हैं। शिक्षा, ज्ञान, बौद्धिक कौशल के लिए पांचवा भाव। ये जो भाव है, इससे हम खेलकूद को भी देखते हैं और लव एंड रिलेशनशिप को भी हम इसी हाउस से देखते हैं। आकस्मिक आय को भी हम इसी हाउस से देखेंगे, जहां तक कि आकस्मिक आय भी इसी हाउस से देखी जाएगी। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस जो है, ये जातक के रोग, ऋण और शत्रु को दिखाता है। जातक की बीमारियां होंगी या नहीं होंगी, जातक के ऊपर कर्जा होगा या नहीं होगा, जातक के एनिमीज होंगे या नहीं होंगे, वो हम इस हाउस से देखेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, उनके कंपटीशन की अगर हम बात करेंगे, तो हम कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। फिर जातक की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, वो भी हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। अगर ये सिक्स्थ हाउस नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देता है। पॉजिटिव रिजल्ट्स किस सेंस में? ये जातक की नौकरी लगवाएगा और जातक को कंपटीशन क्लियर करवाएगा। ये सिक्स्थ हाउस। अगर हम चोट, एक्सीडेंट की हम बात करें, तो हम इसी से देखते हैं। सर्जरी भी हम इसी से देखते हैं। लेकिन अगर हम केपी एस्ट्रोलॉजी पर आ जाते हैं, तो चोट, दुर्घटना और सर्जरी हम इस हाउस से देखते हैं। लेकिन अभी हम पाराशर सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी, ये सब हम यहां से देखेंगे। सेवेंथ हाउस जो है, ये आपका, ये फोर्थ हाउस है, ये आपका जीवन के सुखों का भाव हो गया। अब भावत भावम के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि चौथे से चौथा, 1, 2, 3, 4, ये जो सातवां भाव जो है, ये जीवन के विशेष सुखों का भाव हो गया। भावत भावम के सिद्धांत में आपको आगे बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, आप उस पर ध्यान दीजिए। ये आपके विशेष सुख, ये आपके जीवन साथी का भाव हो गया। यदि ये पुरुष की कुंडली है, तो ये उसकी पत्नी का भाव हो गया, और अगर ये किसी स्त्री की कुंडली है, तो ये उसके पति का भाव हो गया। इसके अलावा हम बिजनेस पार्टनर को इसी हाउस से देखते हैं। बिजनेस पार्टनर आपके इस हाउस से देखे जाएंगे, और आपकी डेली की अर्निंग, जैसे मान लो किसी की दुकान है, अब दुकान में मंथली सैलरी तो आती नहीं है, रोज के पैसे आते हैं। अब उसकी दुकान में रोज कैसे पैसे आएंगे, कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, किस तरह के आएंगे, इंसान की डेली की अर्निंग कैसी रहेगी, वो हम सेवेंथ हाउस से देखेंगे। एट्थ हाउस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। देखिए, मैं आपको अभी बता देता हूं, ये सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, ये बुरे हाउसेस कहे जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इन्हें बहुत बुरे भाव बोला जाता है। ये अच्छे भाव नहीं है, नेगेटिव हाउस हैं। ये जातक को अपने नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव हैं, तो कहीं ना कहीं इनका पॉजिटिव पॉइंट भी है। इस हाउस का पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। अगर ये जीवन में रोग, ऋण, शत्रु को दिखाते हैं, तो ये वाला हाउस हमें कंपटीशन में सक्सेस भी दिखाता है। इसके अलावा हमें जॉब यही हाउस दिलवाता है। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। प्रतियोगिता में सफलता और नौकरी ये दिलवाएगा। एट्थ हाउस जो है, ये मृत्यु का भाव है। जातक की मृत्यु इस हाउस से देखी जाती है। अब हमने मृत्यु की तो बात कर ली कि ये मृत्यु का भाव है, लेकिन आयु का भाव कौन सा है? यदि मृत्यु का भी कोई भाव है, तो आयु का भी भाव होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आयु का भाव ना हो। तो अगर ये जातक की मृत्यु का भाव है, तो आयु का भी भाव यही है। हम जातक की आयु की गणना जो करेंगे, वो इसी हाउस से करेंगे। ये जो हाउस है, ये मृत्यु के साथ साथ आयु को भी दिखाता है। लेकिन ये एट्थ हाउस बुरे हाउस होने की वजह से ये जातक को स्ट्रेस देता है, तनाव देता है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, ये जातक को डीप रिसर्च की तरफ लेकर जाता है, एनालिसिस की तरफ लेकर जाता है। और जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट इसी हाउस के एक्टिव होने से बनते हैं। जो साइंटिस्ट होंगे, उनके चार्ट में ये हाउस स्ट्रांगली एक्टिव होगा। अभी मैं आपको एक साइंटिस्ट की कुंडली दिखाऊंगा, और वो डीआरडीओ में है। उनके चार्ट में ये हाउस स्ट्रांगली एक्टिव है। जो साइंटिस्ट जो बनते हैं, वो इस हाउस के एक्टिवेशन से बनते हैं। और
अब आप लोग जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हो और मेरे वीडियो को इतनी देर से आप ध्यान से देख रहे हो, और जो आप आगे चल के एस्ट्रोलॉजर बनोगे, वो किस वजह से बनोगे पता है? इस हाउस की वजह से। आप लोगों के चार्ट में ये हाउस स्ट्रांगली एक्टिव हुआ है, तब जाके आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, और फ्यूचर में आप एक बड़े एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। एस्ट्रोलॉजी की स्टडी इस हाउस से की जाती है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, गुप्त विद्याएं, दुनिया में जितनी भी प्रकार की गुप्त विद्याएं, सबका अध्ययन इसी हाउस से किया जाता है। यदि ये हाउस एक्टिव है तो जातक तंत्र मंत्र, जादू टोना और गुप्त विद्याओं में जाएगा। जो प्रेत विद्या जो बोलते हैं वो भी यहीं से आती है। फिर इंश्योरेंस का अगर किसी का काम है तो वो यहां से होगा। मरे का काम इंश्योरेंस का ही काम आ गया। मरे का काम अगर होगा तो वो यहां से होगा। दूसरे का पैसा, अपना पैसा तो यहां से आ गया, अपना धन, अपनी सेविंग यहां से आ गई, लेकिन दूसरे का पैसा यहां से आएगा। आपने कई तरह के लोग देखे होंगे जो कुछ जिनका नेचर इस तरह का होता है कि मैं दूसरा पता नहीं कितना पैसा हड़प लूं, उनके चार्ट में ये हाउस एक्टिव होता है। आगे चल के मैं आपको एक कुंडली और दिखाऊंगा जो एक ऐसे जातक की कुंडली है जिनके जीवन का ध्येय यही रहा है कि मैं किसका कितना पैसा हड़प लूं। तो उसमें आप देखेंगे ये वाला हाउस एक्टिव है। तो ये जो हाउस है ये मृत्यु के साथ साथ आयु का भाव है, गहन अध्ययन का भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है, डीप रिसर्च और एनालिसिस का भाव है, इंश्योरेंस का काम करने के लिए ये भाव बहुत अच्छा है, और इसके अलावा दूसरे का पैसा हड़पने के लिए। मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जो हड़पते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे का पैसा हड़प लेते हैं, उस पॉइंट को देखा जाए तो ये हाउस बहुत अच्छा है। फिर ये वाला जो भाव है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये पिता का भाव है। कई जगह आपको ये भाव पिता का भाव बताया जाएगा, लेकिन असल में पिता का भाव ये है 10वां भाव। माता का ये, पिता का ये, लेकिन 9वां भाव जो है वो है पिता से सुख का भाव, और 10वां भाव जो है वो है पिता का सुख। ये जो भाव है ये हमारा भाग्य स्थान है। इस कुंडली के जो सबसे अच्छे जो भाव होते हैं ना, वो एक तो ये पहला भाव होगा लग्न, दूसरा ये 5वां भाव होगा, तीसरा ये 9वां भाव होगा। ये इस कुंडली के त्रिकोण स्थान है। ये जो 4 आप हाउस देख रहे हैं, ये पहला, ये चौथा, ये 7वां, ये और 10वां, ये केंद्र स्थान है। किसी भी कुंडली में ये 4 हाउस सबसे अच्छे होते हैं। 4 तो केंद्र और ये 3 त्रिकोण, 4 और 3 7, ये हाउस सबसे अच्छे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये केंद्र स्थान अपनी शुभता को कायम नहीं रख पाते, लेकिन त्रिकोण स्थान जो है वो हमेशा शुभ होते हैं। ये हमेशा जातक को अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब इसमें कई पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें कि ये त्रिकोण स्थान भी शुभ फल नहीं दे पाते, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए, ये 4 केंद्र स्थान जो है ये तो शुभ है ही, इसके अलावा ये त्रिकोण स्थान जो है, पहला भाव, 5वां भाव और ये 9वां भाव, ये अत्यंत शुभ भाव है। ये हमेशा जातक को अपने अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ये आपका बड़ी यात्राओं का भाव है। अगर ये छोटी यात्राएं हैं तो यहां से बड़ी यात्राएं देखी जाती हैं, तीर्थ यात्राएं देखी जाती हैं। ये आपका भाग्य भाव, तीर्थ यात्रा, पिता से सुख का भाव। यदि लग्न कुंडली में ये आपका भाग्य भाव स्ट्रांग है ना, तो आपको यूं लगा लीजिए जीवन में हर चीज हाथों ही हाथों पर मिल जाएगी। आपने सुना भी होगा, भाग्य प्रबल मानव निर्बल। तो ये भाग्य अगर प्रबल है तो जातक को अपने भाग्य के दम पर सब कुछ मिलता चला जाएगा। लेकिन ये मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं, भाग्य के ठीक सामने। क्यों ये सामने क्यों है? क्योंकि ये 7वां भाव है, भाग्य से 7वां भाव है। 1 2 3 4 5 6 7, भाग्य के ठीक सामने भगवान ने पराक्रम को रखा है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको अपने भाग्य में लिखा हुआ हर सुख भोगना है
तो आप पराक्रम कीजिए। जब तक आप पराक्रम नहीं करेंगे, आपको आपके भाग्य में लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब आगे बताऊंगा, अभी तो इसके बारे में मैंने आपको समझाया ही नहीं है 7वां कैसे है। इसके बाद आता है आपका ये 10वां भाव, जिसे कर्म स्थान बोलते हैं। कर्म स्थान पिता का सुख भाव। हम अपनी लाइफ में अपना प्रोफेशन चूज करते हैं, अपना कार्यक्षेत्र का निर्धारण करते हैं। अब हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, या हम कृषक बनेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, या कारपेंटर का काम करेंगे, आखिर हम जीवन में करेंगे क्या? तो वो सब का निर्धारण हम इस हाउस से करते हैं। ये जो 10वां हाउस है, ये बताता है कि जातक अपने जीवन में क्या करेगा। ये जो हाउस है, मैं इस हाउस को सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं। अभी यहां पर पर्सनल बातों की तो खैर गुंजाइश नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूं। मुझे जो हाउसेज अच्छे लगते हैं वो 10म भाव, पराक्रम भाव और ये 8म भाव मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इनकी चर्चा करने की हमें जरूरत नहीं है। आप ये पढ़िए, 10वां भाव जो है ये हमारे कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है कि हम जीवन में कार्य क्षेत्र का निर्धारण क्या करेंगे। इसके बाद ये आ जाता है एकादश भाव। इसे हम बोलते हैं आय भाव। फिर ये हमारा इच्छा पूर्ति का भी भाव है। फिर ये जो है, ये हमारा लाभ भाव भी कहा जाता है। हम यहां से कर्म करेंगे, ये कर्म भाव है। यहां से हमने कर्म किया, कर्म करने से हमें क्या लाभ हुआ, क्या हमारी आय हुई, और हमारे कर्म से क्या हमारी इच्छाओं की पूर्ति हुई, इसकी कैलकुलेशन हम इस हाउस से करते हैं। अब अगर हमारे पास आय आ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि हम आय जो हमारे पास आई हो हम उसे रोक के अपने पास बैठ जाएंगे, खर्च नहीं करेंगे। पैसा आया तो खर्च तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि पैसा क्या है? लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी। और हम कौन है? माँ लक्ष्मी के बेटे। अगर माँ लक्ष्मी हमारे पास आई है तो 4 दिन हमारे पास रुकेंगी, हमें दिवा स्वप्न दिखाएंगी और जाएंगी कहाँ? अपने पति के पास, भगवान नारायण के पास। तो पैसा अगर हमारे पास आया है, हमारे पास आय हुई है, तो वो खर्च भी होगी। तो आय के बाद ये जो हाउस है, ये है हमारा व्यय भाव। यहां से हम अपने खर्चे देखते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे खर्चे करेंगे, क्या करेंगे। खर्चे के अलावा इस हाउस से हम देखते हैं पति पत्नी के बीच का साथ। पति पत्नी का साथ कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, या साथ टूट जाएगा? तो वो हम देखते हैं इस हाउस से। अब जातक है, जातक रोगी हुआ है, जातक को रोग लगे, तो सीधी सी बात है, रोगी हुआ है तो वो अस्पताल भी जाएगा। तो अस्पताल हम यहां से देखते हैं। जातक का एकांत, आइसोलेशन, हम यहां से देखते हैं। आइसोलेशन इस हाउस से देखेंगे। इसके अलावा विदेश यात्रा, जातक विदेश यात्रा करेगा या नहीं करेगा, वो भी हम इसी हाउस से देखेंगे। तो ये जो हाउस है, ये वैसे तो खैर अच्छा भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि लग्न कुंडली के 6, 8, 12 ये बुरे भाव हैं। लेकिन ये जो हाउस दिखाता है, ये विदेश में बसना दिखाता है, परमानेंट सेटलमेंट दिखाता है। अगर परमानेंट सेटलमेंट ये 12th हाउस दिखाता है, तो परमानेंट सेटलमेंट विदेश में ये 8th हाउस भी दिखाता है। 8th हाउस से भी हम विदेश में बसने को देखते हैं। लेकिन अगर ये 8th हाउस एक्टिव होता है और जातक विदेश जाता है, तो फिर जातक का विदेश में मन नहीं लगता है। ये लग्न कुंडली का भी फॉर्मेट है, मैंने साफ करके दोबारा बनाया। अब ये जो लग्न है ना, लग्न कुंडली, और ये वाला जो हिस्सा है, फर्स्ट बॉक्स जो है, ये है लग्न। ये जातक का पूरा चरित्र, व्यक्तित्व, स्वभाव है। यदि इस हाउस में कोई ऐसी राशि बैठी है जिसका स्वभाव उग्र है, तो जातक का स्वभाव उग्र होगा, ये बात पक्की है।
अब जैसे ये मैंने यहाँ पर 1 का अंक लिखा हुआ है, वैसे तो मैंने शो किया है कि ये पहला भाव है, लेकिन अब मान लेते हैं ये मेष लग्न की कुंडली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 का अंक लिखा हुआ है। आपको याद है ना मैंने पहले क्या बताया था, आपने राशियां लिख के बताई थी, 1 से मेष, 2 से वृष, 3 से मिथुन और इस तरह से 12 पर मीन। अब मान लो यहाँ पर 1 का अंक लिखा हुआ है, तो 1 का अंक लिखा हुआ है, तो ये किस लग्न की कुंडली हुई? ये मेष लग्न की कुंडली हुई। अब यहां पर मान लो सूर्य बैठे हुए हैं, तो आप यकीन मानिए ऐसा जो जातक होगा वो पहली बात परम तेजस्वी होगा। क्यों? क्योंकि उसके लग्न पर ही सूर्य देव का प्रभाव आ गया। यदि सूर्य की डिग्री 8 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में है, क्योंकि सूर्य जो है ना वो परम उच्च के 10 डिग्री तक ही होते हैं। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, वो नेक्स्ट लेवल की बातें हो जाएंगी। अगर वो सारी चीजें अभी बताने लगा तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 8 से 10 डिग्री बताया। ये मत सोचना मैंने 12 से 18 डिग्री सूर्य देव की क्यों नहीं ली। क्यों? क्योंकि पहले मैंने बताया था 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक जो ग्रह होते हैं वो सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर मैं 8 से 10 डिग्री में सूर्य देव का अच्छा रिजल्ट बता रहा हूँ। ठीक है, वो मैं आपको आगे के चैप्टर से समझा दूंगा। अगर मान लो ये मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हैं, तो आप आगे पढ़ेंगे कि 1 के अंक पे या मेष राशि में सूर्य जो होते हैं वो उच्च के होते हैं। तो ऐसा जो जातक होगा वो परम तेजस्वी होगा और नीतिवान होगा, ज्ञानवान होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, समाज में पूज्य होगा, लेकिन उसका गुस्सा जबरदस्त होगा। उसमें एक जबरदस्त अहंकार वाली स्थिति होगी, उस जातक में जबरदस्त अहंकार होगा, पूरा सूर्यदेव का प्रभाव आ जाएगा और वो जातक एक तरह से क्रूर भी होगा। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव का जो स्वभाव है वो क्रूर स्वभाव है। सूर्यदेव को क्रूर ग्रह बोला गया है। तो जो ग्रह लग्न में बैठेगा वो जातक को अपना प्रभाव देगा। जातक का जो चरित्र, व्यक्तित्व, स्वभाव होगा वो उसी तरह का होगा। यदि मान लो यहाँ पर बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, अभी मैंने सूर्यदेव बिठा रखे थे और सूर्यदेव को हटा दो, सूर्यदेव यहाँ पर नहीं बैठे हैं, तो यहाँ पर अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो ऐसा जातक नीतिवान होगा, ज्ञानवान होगा और अपने ज्ञान के बल पर अपना प्रदर्शन करने वाला होगा। उसके चेहरे पर उसका ज्ञान दिखाई देगा। सूर्यदेव होने से जातक के चेहरे पर क्रूरता और अहंकार दिखाई देता था। बृहस्पति देव के आने से जातक के चेहरे पर ज्ञान दिखाई देगा। उस जातक का जो ज्ञान का स्तर होगा वो काफी ऊंचा होगा। यदि यहाँ पर लग्न में ही अगर बुध देव अगर बैठ जाए, अगर यहाँ लग्न में ही बुध देव बैठ जाए, तो यकीन मानिए ऐसा जो जातक होगा वो अच्छा बिजनेस की क्वालिटी लिए हुए होगा। जातक बिजनेसमैन होगा, अच्छा बिजनेसमैन होगा और बोलने का बहुत होशियार होगा, सॉफ्ट स्पोकन होगा, बहुत सॉफ्ट बोलेगा। अभी आपको मैं अगले चैप्टर्स में 3-3 कुंडली ऐसी दिखाऊंगा जिनके लग्न में ही बुधदेव बैठे हुए हैं और मैं उन लोगों से मिला हुआ हूं। वो लोग इतना सॉफ्ट बोलते हैं, इतना सॉफ्ट बोलते हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि वो कोई इतना सॉफ्ट ही बोल सकता है क्या। तो जातक के ऊपर जो प्रभाव आएगा वो सबसे पहले लग्न में बैठे ग्रहों का आएगा। लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, लग्न पर कौन ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, वो सब आगे के चैप्टर से हम बात करेंगे। अभी जो हमने बात की है सिर्फ आपको मैंने ये हाउसेस बताए, ये हाउसेस कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं। दूसरा मैंने आपको डिग्रीज बताई हैं कि किस ग्रह की क्या डिग्री है, कितने डिग्री पर वो रिजल्ट देगा। ग्रह कितने होते हैं, ग्रह 9 ग्रह हैं, जिसमें से राशियों का स्वामित्व जो है वो सिर्फ 7 ग्रहों के पास है। राहु देव और केतु देव के पास किसी ग्रह का स्वामित्व नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको राशियां बताई हैं, राशियां 12 हैं और 12 राशियों के स्वामी कौन कौन है। राहु देव और केतु देव जो हैं वो वैसे देखा जाए तो कोई पिंड स्वरूप में नहीं है, वो आभासी ग्रह है और नासा तो ये बोलता है राहु देव और केतु देव कोई है ही नहीं, और हम भी यही कहते हैं राहु देव और केतु देव कोई है नहीं। अगर राहु देव केतु देव कोई है नहीं तो फिर राहु देव और केतु देव है कौन। आज मैं आपको समझाता हूं राहु देव और केतु देव है कौन। ये मैंने लास्ट के लिए रख रखा था। ये हमारा सौर मंडल है। हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं और सब ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा।
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा करते हुए सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का मार्ग है और चंद्रमा का जो अपना परिक्रमा मार्ग है, ये दोनों परिक्रमा मार्ग जहां एक दूसरे को काटते हैं, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, वो ही राहुदेव और केतुदेव हैं। अगर परिक्रमा मार्ग एक बार एक जगह से कटा है तो दूसरी बार जो कटेगा वो उस पॉइंट के ठीक 100 डिग्री पर कटेगा, 180 डिग्री पर कटेगा, ठीक आमने सामने। तो राहुदेव केतुदेव भी हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं। यदि राहुदेव यहां बैठे हुए हैं तो केतुदेव आपके यहां बैठे हुए होंगे। यदि राहुदेव यहां है तो केतुदेव यहां होंगे। इसी तरह राहुदेव अगर यहां बैठे हैं तो केतुदेव यहां बैठे होंगे, हमेशा 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, एक दूसरे के आमने सामने। इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। अगले चैप्टर में हम जल्दी फिर मिलेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाएं तो इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए।